हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी रेगुलेशन है 92 यानी कि हॉलिज रोडवेज। हॉलिज रोडवेज से पहले हम लोग ने ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा है अंडरग्राउंड में, कैसे हम लोग बिलो द अर्थ टू अपर द अर्थ मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। पूरी क्लासेस मैंने इससे पहले वाली वीडियो ने ली है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और उसी में ये वीडियो होती, बट एज ए हमारा इंक खत्म हो जाने के कारण उसमें अटैच नहीं हो पाई, तो इसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हॉलिज रोडवेज। हॉलिज रोडवेज इट मीन्स टू से दैट एक तरह का ये रास्ता है, किसके लिए? जो केज या टब्स होते हैं, वैगन्स होते हैं, उसके आने जाने के लिए। रोडवेज, रोडवेज मीन्स रास्ता। एंड उस रास्ते में क्या सेफ्टी होता है, क्या इल्यूमिनेशन पावर रखनी है, किस तरह का सेफ्टी और क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या उसमें टूल्स एंड टेक्निक्स, रॉकेट साइंस लगता है, ये सब हम लोग हॉलिज रोडवेज में देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी रास्ता हो, आप एज ए गली में भी ट्रैवल कर रहे हो या फिर रोड में भी ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने नोटिस करेगा इन द नाइट में आपके लिए वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई रहती है। अदरवाइज छोटी मोटी सोलर लाइट भी लगाते हैं लोग। इससे क्या होता है कि रास्ते को साफ तरीके से नजर आ सके, रास्ते में कौन सा पर्सन या फिर कौन सा टूल्स टेक्निक्स है, ये सब नज़र आ सके, इसलिए हम लोग लाइटिंग करते हैं। प्लस लाइटिंग लाइटिंग करने से एक और फायदा होता है कि हमें एक्सीडेंट का चांसेस कम रहता है। ओके, तो जो हॉलेज रास्ता है उसमें हम लोग कितनी की लाइटिंग रखते हैं? तो ये जो लाइटिंग रहती है माइंस में, अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट, जो जितने भी माइंस होती है उसमें लाइट की जो यूनिट है वो लक्स में होती है। बट अगर लाइट 10H लिखा जाए तो इसका कहने का मतलब 10 हॉरिजेंटल। लाइट अगर 10H लिखा जाए, जैसे ये हमारा लाइट है, ठीक, इसमें 10H की लाइट लगी हुई है, तो 10H की मीन्स ये 10 मीटर तक ही हॉरिजेंटल लाइट कर सकती है। ठीक, अगर इसमें 20 भी लिखा है या 10 भी लिखी है, तो ये लाइटिंग का अरेंजमेंट ऐसा होगा कि वर्टिकल भी एटलीस्ट 10 मीटर तक ये रोशन कर सके। ये 10H और 10 भी कहने का मतलब यही हो सकता है, अदरवाइज और कुछ बातें नहीं आ सकती है। इसके बारे में कोई सटीक H फॉर हॉरिजेंटल होता है और V फॉर वर्टिकल, ये डेफिनेटली पता है, बट कैसे ये मेजरिंग करके H या V रखा हुआ है ये सर्कुलर में अभी तक देखा नहीं हूँ। बट जैसे ही मेरे पास सर्कुलर की बुक आ जाती है, इसकी मीनिंग मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी के तौर पे आप इसे H फॉर हॉरिजेंटल समझिए और 10 V फॉर वर्टिकल समझिए, ये मीटर उटर मत समझिए। ठीक, तो कहता है सबसे पहला पॉइंट जो कि रेगुलेशन में मेंटेन नहीं है बट सर्कुलर में मेंटेन है, कि हॉलिज रास्ता जो आपको रखना है वो इल्यूमिनेशन कितनी होनी चाहिए? 10H और 10 बट भी, यानी कि वर्टिकल 10H। ये 10 कोई मीटर होगा या फिर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता, आई थिंक मीटर ही होगा, तो एज्यूम करके चलते हैं। यानी कि ये हमारा 10H तक लाइटिंग जाएगी और 10H तक वर्टिकल लाइटिंग जाएगी। ठीक, उसके बाद सेकेंड पॉइंट सेफ्टी। सेफ्टी डिवाइस में है, इसमें बहुत सारे सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस की पॉइंट्स हैं। तो सेफ्टी डिवाइस में हॉलिज रोडवेज में जो सेफ्टी डिवाइस सबसे पहला रखा गया है वो स्टॉप ब्लॉक है। स्टॉप ब्लॉक कहाँ रखना है? एट ए टॉप पे, इंक्लाइन के टॉप पे हमेशा स्टॉप ब्लॉक होता है। स्टॉप ब्लॉक का क्या काम होता है? अगर ये मेरा इंक्लाइन है, ठीक, दिस वन इज इंक्लाइन, ओके, तो इंक्लाइन की जो स्टॉप ब्लॉक होती है वो हमेशा ये टॉप, यहाँ से टॉप स्टार्ट हो जाता तो ये टॉप पे लगी हुई रहती है। ये क्या वर्क करती है कि अगर टब मेरा इधर से अपन करके यहाँ जाती है, इन द केस हॉलेज में कुछ खराबी या टब में कुछ खराबी हो जाए, तो यहाँ तो स्टॉप ब्लॉक है, तो जैसे ये नीचे डाउन ढुलकेगी
या फिर ढलान में ढुलकेगी तो स्टॉप ब्लॉक इसे रोक देता है, यानी कि पुश कर देता है। ऐसी अरेंजमेंट स्टॉप ब्लॉक की होती है ऑन दी सरफेस पे। ओके, सरफेस पे आप मंकी कैच भी देख सकते हैं, डॉग कैच भी देख सकते हैं। तो जैसा जैसा रेगुलेशन में बातें आएगी वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। उसके बाद रनवे स्विच, ये भी एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है जो कि हॉलिस सिस्टम में लगी हुई रहती है। बैक स्टे, बैक स्टे जो टब्स होती हैं, ये मान लीजिए पटरी है, इसमें टब्स लगी हुई है। तो बैक स्टे में ऐसे टाइप का कुछ लोहे की जो इंस्ट्रूमेंट लगी हुई है, इंस्ट्रूमेंट बोलिए या कोई पदार्थ बोलिए, तो ये क्या करता है, हमेशा पीछे ही लगा रहता है और टब को पीछे आने से रोकता है। यानी कि अगर ये ऐसा लगा हुआ है तो इजिली आप इसको लुढ़क के लेके जा सकते हैं, बट अगर ये टब पीछे आना चाहे तो ये ग्राउंड से, यानी कि जो वो रेल की जो पटरियां होती है उससे अटैच होके या ग्राउंड से अटैच होके ये टब को रोक देता है पीछे गिरने से। ओके, तो बैक स्टे। ऑटोमेटिक केज भी एक तरह से डिवाइस है जो केज को पकड़ के रखती है, कैच करके रखती है। अगर कैच हमेशा अनबैलेंस में हो जाए या फिर गिरने का चांस रहे तो ऑटोमेटिक कैच वो बैलेंस करके रखती है, गिरने नहीं देती है। फिर इसके बाद झाग रेल्स, झिग झाग रेल्स होना चाहिए, ये झिग झाग रेल्स, यानी कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए झिग झाग रेल्स बनाते हैं। ये इतनी डीप नहीं जाएगी बट टेढ़ी मेढ़ी, जैसे तैसे टेढ़ी मेढ़ी, उतनी भी टेढ़ी नहीं जाएगी। इससे क्या होता, ये झिगझैग होता है जिससे स्पीड को कंट्रोल किया जा सकते हैं। ठीक, अगर यही पूरी इंक्लाइन प्लेन रहे, ऐसा स्टिपली रहे, तो ओबियसली अगर मोशन में कोई टब्स इधर से आ रही हो, टब्स इधर से आ रही हो तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड करेगी। लेकिन यही टब्स एज ए झिग जैग हो जाए, जैसे टर्निंग में ऐसे ऐसे हो जाए सांप जैसा, तो ये स्लो स्लो धीरे धीरे फिर उठेगी, धीरे धीरे फिर उठेगी, तो स्लो मूवमेंट होता है। इसीलिए इसको सेफ्टी डिवाइस में भी रखा गया है, झिग जैग ट्रेन्स, झिग जैग रेल्स। उसके बाद टब रिलेयर, टब रिलेयर क्या होता है, एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है जिसमें बिटवीन 250 मीटर के बीच में हर पुलिस सिस्टम में आपको टब रिलेयर लगाना होता है। उसके बाद 30 मीटर लेंथ, यानी कि ये कह रहा है कि अगर इंक्लाइन में ये इंक्लाइन हमारा 30 मीटर से ज़्यादा रहे तो फिर इसमें आपको सिग्नलिंग अरेंजमेंट करना है। सिग्नलिंग अरेंजमेंट मतलब क्या, मैं इंक डालता हूँ, बार बार इंक ही खत्म हो जाती है। सिग्नलिंग अरेंजमेंट मतलब जो भी टब्स का मूवमेंट होता है उसको एज ए सिग्नल के तौर पे हम लोग मोशन या फिर यूज करते हैं। और ये सिग्नल अरेंजमेंट कौन सेट करता है, मैनेजर सेट करता है। बैंक्समैन की साइन रहती है और इंजन रूम में या बैंकमैन्स के सामने जहाँ पे वाइंडिंग मशीन लगी हुई रहती है वहाँ पे ये चार्ट प्रिपेयर बना के, पोस्टर बना के लगाई जाती है ताकि बैंक्समैन को हमेशा याद रहे कि कौन सी सिग्नल किसके लिए रखी गई है। सिग्नलिंग कैसे करते हैं ये भी हम बताएंगे, फिलहाल देखिए आप। तो सिग्नलिंग अरेंजमेंट 30 मीटर से ज़्यादा हो तो सिग्नलिंग अरेंजमेंट मीन्स एक बेल, दो बेल, तीन बेल, चार बेल। हर बेल की अपनी अपनी मान्यता होती है। एक बेल यानी कि अगर मोशन में है तो स्टॉप हो जाओ, दो बेल में है तो हर तरीके से स्टॉप में है तो इसको थोड़ी रन करो, पुल करो, पुश करो, इस तरह की सिग्नलिंग अरेंजमेंट है। आप बस अभी इतना ही देखिए, 30 मीटर्स में सिग्नलिंग अरेंजमेंट होती है। अगर यही 300 मीटर तक डीप चली जाए, 300 मीटर तक इंक्लाइन डीप चली जाए तो यहाँ आपको बाय टेलीफोनिक कम्युनिकेशन रखना होगा। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन रखना होगा, या तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन एज ए रिसीवर और फोन, और सिग्नलिंग अरेंजमेंट एज ए बेल। ओके, तो यही चीज़ लिखी गई है। अगर 300 मीटर डीप रहे तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन रखना होगा। इसके बाद आप इसमें सेफ्टी डिवाइस क्या देख सकते हैं, एक वाइट वॉश भी देख सकते हैं कि हाँ हॉलेज हॉलेज रोडवेज में हमेशा वाइट वॉश की जाएगी ताकि इल्यूमिनेशन बढ़ा रहे, ऑक्सीडेशन का काम भी, रिस्क भी कम रहे, और हर ट्रैवलिंग रास्ते में वाइट वॉश लगी हुई रहती है। वाइट वॉश करना होता है, यानी कि वाइट वॉश मतलब चुनने का पचौड़ा, पचौड़ा सिंपल में समझिए, ठीक। तो इन द केस अगर आप अंडरग्राउंड के माइंस में कहीं गुम हो गए या फिर आपको समझ में नहीं आया कि ट्रैवलिंग रास्ता किधर है, आपको ऊपर उठना है, तो अगर कहीं भी आपको इल्यूमिनेशन एंड वाइट वॉश नज़र आए तो आप समझ लीजिए कि वो रास्ता कहीं ना कहीं ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाती है। अगर आप डीप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पता चलेगा, बट उठ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें भी पता चलेगा। तो जहाँ लाइटिंग आपको नज़र आ रही है वहाँ कुछ ना कुछ है, तभी तो वहाँ लाइटिंग दी गई है। जैसे टब की लोडिंग अनलोडिंग जहाँ होती है वहाँ पे भी लाइटिंग का अरेंजमेंट होता है। रूम शेल्टर या शेल्टर में भी लाइटिंग का अरेंजमेंट होता है। उसके बाद और भी ऐसे जैसे जहाँ फेस या वर्किंग फेस है वहाँ भी लाइटिंग का अरेंजमेंट होता है। तो इस तरह से आप लाइट को यूज़ करके दिमाग में बैठा के आप माइंड से बाहर निकल सकते हैं। और लाइटिंग का अंडरग्राउंड में यूज़ कहाँ नहीं होता, ये आपका यूज़ जहाँ पे एक्सप्लोसिव का काम हो, इट मीन्स कि रेस्ट शेल्टर या फिर स्टोरेज, या फिर एक रूम होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जहाँ पे एक्सप्लोसिव रखा जाता है। ठीक नाम हम लोग ने एक्सप्लोसिव रखा है, लगभग बहुत सालों तक एक्सप्लोसिव को धो के वहाँ पे रखा है। अब ट्रेनिंग में आएंगे, पीटी ट्रेनिंग में, तो छोटी मोटी कोई भी काम आपसे करवा सकते हैं, या तो स्टोन रेस्टिंग कीजिए या फिर केज को नीचे ले जाइए या फिर खुट्टा को भी नीचे ले जाए। तो बहुत सारे जो छोटे मोटे काम होते हैं वे एज ए ट्रेनिंग के पर्पस में कराया जाता है ताकि आप लोग सीखें इससे क्या होता है और क्या इससे किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह का टेलीकम्युनिकेशन और लाइटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद एक और आता है सेफ्टी डिवाइस में क्या उसको बोलते हैं, मैन होल अरेंजमेंट। मैन होल अरेंजमेंट क्या है, अगर ये मेरा होलेज सिस्टम का रास्ता है और इसमें टब का आना जाना हो रहा है, तो इसी गैलरी में, इसी होलेज सिस्टम में एक मैन होल अरेंजमेंट किया जाएगा, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर किया जाएगा जिसमें कि इसकी हाइट रहेगी 1.8 मीटर हाइट, इसकी चौड़ाई रहेगी 0.75 मीटर से 1 मीटर तक चौड़ाई, विड्थ एंड डीप कितनी रहेगी, यानी कि अंदर कितना जाएगा, ये अंदर 1.2 मीटर डीप जाएगा। इससे क्या होता है कि अगर आपको पता चल रहा है कि टब्स आ रही है, आपको छिपने के लिए जगह नहीं है या बचने के लिए जगह नहीं है, या आपको सेफ जोन में रहना है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरह की जो डिजाइन की गई है पिलर्स में, इसमें आपको घुस के रहना है, यानी कि ये आपकी ही साइज को देखते हुए बनाई गई है। 1.8 मीटर हाइट, चौड़ाई 0.75 से लेके 1 मीटर तक। इसके बाद अंदर जो घुसेंगे, डीप जो अंदर रहेगा इसमें 1.2 मीटर की डीप रहेगी। ये भी एक तरह का हॉलिज रोडवे का सेफ्टी डिवाइस के या सेफ्टी इक्विपमेंट के रूप में देख सकते हैं। और ये 3 मीटर या समथिंग मीटर तक इसे इंटरनली भी वाइट वॉश की जाती है और बाहर भी, ताकि लोगों को पता चले कि वहाँ मैन होल बना हुआ है। इसी को हम लोग मैन होल कहते हैं। मैन होल का जो डाटा है कि इसको प्रत्येक
20 मीटर्स में मैन होल लगती है एंड कहीं कहीं 10 मीटर में भी मैन होल लगती है। ये 10 मीटर एंड 20 मीटर में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली 10 मीटर वहाँ मैन होल लगता है जहाँ पे प्रत्येक 10 मीटर मतलब प्रत्येक 10 मीटर की दूरी में मैन होल वहाँ लगता है जहाँ जो रोडवेज की इंक्लाइनेशन आई थिंक 1:6 से ज्यादा हो या कम हो। 1 मिनट में देख लेता हूँ। When any person allowed work to pass haulage in motion manhole diffuse provided the not interval 10 meter provided the gradient in 1:6 such manhole be provided हाँ लेस हाँ सही जा रहा था मैं। तो अगर आपकी जो होलेज सिस्टम की ग्रेडियंट है 1:6 1:1:6 है 1:6 एंड 1:6 जो भी बोले बराबर आता है। तो ऐसे ग्रेडियंट मतलब आप समझिए ढलान, ये ढलान आपका 1:6 मतलब ये आपका 1 डिग्री और ये 6 मीटर लेंथ। ये 1/4 इसका मतलब होता है 1 डिग्री और 6 4 6 मीटर लेंथ। ये तो ये अगर आप इंक्लाइन बना रहे हैं तो ऐसे ऐसे डाउन जाएंगे, ठीक। तो ये क्या कहता है कि आपको प्रत्येक 6 मीटर में 1 डिग्री इंक्लाइन होनी चाहिए, ऐसे डाउन होनी चाहिए प्रत्येक 6 मीटर में। यहाँ से यहाँ मान लीजिए मेरा 6 मीटर है, ठीक। तो इसका जो डिग्री होगा इंक्लाइन का वो 1 मीटर होना चाहिए। फिर यहाँ से 1 मीटर डिग्री 6 मीटर के लिए इतना 1 मीटर, फिर यहाँ से 1 डिग्री 6 मीटर, ऐसे करके ये ग्रेडियंट मेंटेन की जाती है, ठीक। तो यही कहता है कि अगर हमारा ग्रेडियंट 1:6 से कम है, लेस देन 1:6 लेस देन 1:6, तो जो मेन होल की डिस्टेंस होगी वो हमेशा 20 मीटर पे रखी जाएगी। ये समझ लीजिए एक मेन होल यहाँ बनाया और ग्रेडियंट हमारा 1:6 से कम है, तो प्रत्येक 20 मीटर की दूरी में एक मैन होल लगी होनी चाहिए। ये पॉइंट बताता है। इसके बाद 10 सेंटीमीटर में क्या डाटा है, इसमें बताया गया है कि अगर 1.6 से ज़्यादा डिग्री है आपके पास इंक्लाइनेशन, तो प्रत्येक 10 मीटर में यही 20 मीटर ना होके 10 मीटर में आधा आधा कर दीजिए, 10 मीटर हो गया। यहाँ से यहाँ 10 मीटर, प्रत्येक 10 मीटर में आपको होलेज सिस्टम की सेफ्टी डिवाइस को देखते हुए मैन होल का अरेंजमेंट करना होता है। ये रहा आपका ऑलमोस्ट होलेज रोडवेज की बात। और भी अगर आपको कुछ इसमें डाटा मिले तो हमें भी शेयर कीजिए। तो अरे ये दिस वन ये क्या है, ये शाफ्ट एंड पुलीज को आप देख सकते हैं। ये मैंने ऐसे ही अपनी माइंडसेट या अपनी माइंड को थोड़ी तेज करने के लिए खुद से प्रिपेयर किया। तो ये आप समझिए कि एक तरह से शाफ्ट में लगी हुई पुली है, पुली अरेंजमेंट यानी कि सीप्स बोल सकते हैं इसको, ठीक। तो इसको डेफिनेटली इसको सब बोल ही देंगे कि ये हुक है। उसके बाद ये जो हुक से लटका हुआ रस्सा है इसे क्या कहते हैं? अगर ये बाहर का रस्सा है तो इसको स्ट्रेप कहते हैं, आउटर स्ट्रेप। और यही रस्सा दिस वन, तो ये इनर स्ट्रेप कहते हैं, ठीक। इसके बाद इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट होलो स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट रहता है जिसमें एक पिन लगा रहता है, ठीक। यही पिन सबको सपोर्ट में मतलब जोड़ के रखता है। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे, ये चिक्स बोलते हैं। चिक्स के बाद ये जो अंदर वाला ऐसे है इसको ब्रेच बोलते हैं, इसको ब्रिच बोलते हैं, ब्रिच, ठीक। और पूरी अरेंजमेंट को इसमें जहाँ पे रोप घूमती रहती है या फिर लटकती है उसको हम लोग शिप्स बोलते हैं। बेकेट, इसका जो ये इंटरनल नीचे वाला स्ट्रक्चर है बेकेट,
और ये जो इतना इतना स्ट्रक्चर है इसको सेल बोलते हैं। पिन हो गया, इनरमोस्ट हो गया, बकेट हो गया, सब चिक्स हो गया। तो ये एज ए सिंकिंग शाफ्ट में मैं पढ़ रहा था तब की डायग्राम बनाई गई है। आपको डेफिनेटली होलिज रोडवे में मेजरतर पुली का काम आता है, पुली जिसमें रोप को सपोर्ट और वेयर एंड टियर से बचाता है, और थोड़ी बहुत इसमें एनर्जी भी कम लगता है वाइंडिंग को या वाइंडिंग इंजन मशीन को। जैसे कुआं में आप पुली डालते हैं, पानी खींचते हैं तो आपको एनर्जी कम लगता है, सेम इट इज पुली आपको यहाँ देखने को मिलेगी होलिज रोडवेज में। और होलिज रोडवेज में क्या, जो डेफिनेटली पिलर की हाइट जो रेगुलेशन कहती है उसी के अकॉर्डिंग रखनी है, गैलरी की हाइट, पिलर की हाइट, ठीक। तो कोई भी गैलरी हमारा, कोई भी पिलर 4.8 मीटर से अधिक चौड़ा नहीं होगा, और हाइट 3 मीटर रखी गई है। सेम इट इज अब गैलरी भी इसी तरह है। तो आप नॉर्मली अगर 4 पॉइंट में याद नहीं रखना चाहते हैं तो 4 इंटू 3 कर दीजिए। 4 मीटर चौड़ाई, 3 मीटर हाइट, ये जेन्युइन डाटा है, कोई इशू नहीं है। और जैसे जैसे डीप जाते हैं तो ये डाटा भी वेरी करती है, पिलर की हाइट, ब्रीथ सब बढ़ती है। तो ऑलमोस्ट 92 के जितने भी है सारे हम लोग ने देख चुके हैं। तो आप अगर नोट डाउन करते हैं तो कीजिए, उसके बाद रेगुलेशन की पॉइंट्स को हम लोग चलेंगे देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं रेगुलेशन नंबर 92 होलिज रोडवेज। कहता है प्रोविजन यहाँ पे कि पहला पॉइंट कहता है सब रेगुलेशन 2 से लेकर 20 तक, यानी कि 20 पॉइंट्स इसमें रखी गई है, तो वो सारे आपको ओबे करना है, मतलब आपको लागू करना है। तो सेकेंड पॉइंट में कहता है एवरी सच रोडवेज बी एडिक्वेट डायमेंशन एंड फॉर प्रैक्टिकेबल सोल बी स्ट्रेंथ एंड रेगुलर ग्रेडियंट। मतलब कहता है कि जो भी रास्ता हम लोग बना रहे हैं वो एडिक्वेट डायमेंशन होगा, एक ही तरीके का प्रॉपर डायमेंशन होगा, और यूनिफॉर्म ग्रेडियंट होगा। यूनिफॉर्म मोशन आपने सुना होगा, तो कि उसी तरह यहाँ भी यूनिफॉर्म ग्रेडियंट के बारे में बात रखी गई है, और सीधी होगी वो, ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं। रेगुलर ग्रेडियंट रखी गई है जिसको आप यूनिफॉर्म ग्रेडियंट कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ हम लोग 6 मीटर में 1 मीटर डीप लिए, तो सेम इट इज यहाँ से यहाँ भी 6 मीटर में 1 मीटर डीप लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ 6 मीटर में 1 मीटर डीप रहेंगे। इसी को यूनिफॉर्म ग्रेडियंट बोलते हैं। हम लोग फिजिक्स में मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड बोले थे, सेम इट इज यहाँ भी, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है बी हैव ट्रैक प्रॉपरली लेड विथ रेल्स एडिक्वेट सेक्शन। ट्रैक हमारा प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। अगर ये ट्रैक हम बना रहे हैं तो प्रॉपर डायमेंशन में होनी चाहिए। इसके बीच गैपिंग पार्टिकल्स में हमने पत्थर भरा है तो पत्थर भी होनी चाहिए। जिस तरह की रेलवे लाइंस की ट्रैक होती है, ये हुक से बढ़िया से एडिक्वेट टाइट होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है पुली शिप्स एंड रोलर्स दैट आर अल्टरनेटिव डायरेक्शन ऑफ रोप शुड बी सिक्योर फील्ड्स। पुली, अगर कहीं भी पुली, शिप्स या रोलर, सेम इट इज पुली, यानी कि दिस वन इज पुली, शिप्स पूरी रेजिमेंट को शिप्स, एंड रोलर जो घूमती है अंदर वाली रोलर, वो एडिक्वेट एकदम फिक्स्ड होनी चाहिए, वेयर एंड टियर से रस्से को बचाए, और सही डायमेंशन दे, यानी कि डायरेक्शन जो होती है वो सही दे, ठीक। इसके बाद नो पर्सन शॉल बी गाइड एडजस्ट और मूविंग रोप टू ड्रम पुली शिप्स एक्सेप्ट लेबर और अदर प्रॉपर एप्लियंस। कहता है नो पर्सन शॉल गाइड एडजस्ट और मूविंग रोप ऑन ए ड्रम पुली शिप्स
मतलब कोई भी गाइड रोप रोलर्स अगर कहीं भी सपोज दैट यहाँ हमारा ट्रैक है और यहाँ से हमको यूनिफॉर्मली टर्न लेना है और रस्सा हमारा यहाँ पे लगा, पुली हमारा एक सपोज दैट यहाँ लगा हुआ है या फिर यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये जो पुली जाएगा रस्सा में, तो ये पुली को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, एडिक्वेट ही रखेगा ताकि इसको सही डायरेक्शन मिले और वेयर टियर से बचे। अगर आप कहीं देखिएगा टर्निंग में कहीं कहीं पिलर में भी पुली लगाया जाता है और रस्सा ऐसे क्रॉस किया जाता है, तो सेम इट इज, इसको छेड़ेगा कोई नहीं। उसके बाद कहता है फोर्थ लाइन, वेयर haulage इज इफेक्टेड वन और मोर रोप्स देयर should बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन। तो जहाँ हॉलेज सिस्टम अरेंजमेंट किया जाता है जिसमें कि एक या दो रोप्स का यूज हो, एक मान लीजिए ये सिंगल ट्रैक है तो इसमें हमको सिंगल रोप से भी यूज कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसी को रोटेट करने के लिए आप डबल यूज रोप कर सकते हैं। अगरवाइज इसमें अगर डबल ट्रैक रहे तो भाई हमको तो डबल इसके लिए भी एक अरेंजमेंट करना होगा ना रोप का। तो इसमें क्या क्या आपको सेफ्टीज रखना है या क्या कैसे प्रावधान है वो देखिए। तो इसमें प्रावधान पहला पॉइंट लिखा है, एट द टॉप ऑफ एवरी इंक्लाइन एटलीस्ट वन स्टॉप ब्लॉक टॉप ऑफ में रहनी चाहिए इंक्लाइनेशन में। इफेक्टिव कंट्रीब्यूएंस टू अरेस्ट द टब्स एंड मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रीब्यूएंस रहना चाहिए जिससे अगर टब्स मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उसको अरेस्ट कर सके यानी कि पकड़ सके। उसके बाद कहता है एट लीस्ट वन रनवे स्विच और अदर इफेक्टिव कंट्रीब्यूएंस बिलो द फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक्स और इफेक्टिव कंट्रीब्यूएंस डिस्टेंस ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन टब्स। मतलब एक रनवे स्विच और फर्स्ट ब्लॉक से सेकंड लास्ट ब्लॉक तक इफेक्टिव कंट्रीब्यूएंस बिल लगाना एट ए डिस्टेंस नॉट मोर देन 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। Provided further where the regional inspector by an order in written subject to sub stop block runway switch and effective contributions efforts should be couple that not और से अगर कोई इसमें रीजनल इंस्पेक्टर को किसी प्रकार का भी आपत्ति या फिर कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना है या फिर कैसे पुलिस शिप्स को लगाना है तो वो रीजनल इंस्पेक्टर तय करेगा और उसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। An attachment behind ascending tubs or set of tubs, backstay, drakes or suitable contrivance tubs of surrounding back. बैकस्टे हमेशा लगी होनी चाहिए ताकि टब्स को पीछे आने से रोका जाए। हमने पीछे आने से रोकने के लिए बैकस्टे लगाया है। यही चीज़ अगर आप ओपन कास्ट में देखेंगे तो सपोज दैट किसी टिपर की ब्रेकडाउन हो गई है या फिर टायर पंचर हो गया तो उसके लिए पीछे में हम लोग ओठ लगाते हैं। ओठ एज ए लोकल लैंग्वेज है, ओठ लगाते हैं या फिर लकड़ी की हो या फिर मैन मेड ओठ हो जिससे कि आपको ऐसा नज़र आ सके। ये ओठ लगा देने से चक्का इसमें ब्लॉक करके रहता है, पीछे नहीं आने देता है। तो इसी को यहाँ पे बैक स्टेक कहा गया कि टब्स को पीछे नहीं आने देता है। ठीक, फिर इसके बाद कहता है प्रोवाइडेड वेयर एंडलेस रोप एंड चेन इज यूज्ड द प्रोविजन ऑफ दिस क्लाउज बी डेमेंट सेटिस्फाई द सुटेबल ऑटोमेटिक कैच इन सेंडिंग और रनिंग बैक। क्या बोलता है कि ऑटोमेटिक कैच लगाएगा एंडलेस हॉलेज सिस्टम में। ये क्या है एंडलेस हॉलेज सिस्टम? ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ की रोप का जो अटैचमेंट है ये एंडलेस है। ऐसे अगर ये रोप है तो बताइए इसका एंड कहाँ है, आपको कहीं नजर नहीं आएगा। यहाँ पुली रख दीजिए, यहाँ पुली रख दीजिए तो ये रोप घूमते रहता है। यहाँ से मशीन या फिर शाफ्ट जो भी है इंजन रूम है, मोटर शूटर, तो ये घूमते रहता है। अब इसको ऐसे रखिए, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए तो ये घूमते रहता है, इसकी एंड कहीं है ही नहीं। तो ऐसे में क्या लगाना है आपको, कहा गया ऑटोमेटिक केज। और ये ऑटोमेटिक केज क्या करता है कि
पीछे या फिर अनबैलेंस हो जाता है तो इसको कैच करके रखता है। ओके, इसके बाद सेम थिंग एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखी गई। रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो कुछ भी आदेश दे सकते हैं, उसको फॉलो करना होगा। इसके बाद सेफ्टी हुक, जांच रेल्स और अदर सुटेबल प्रिवेंट रनवे फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब स्पीड को कंट्रोल या आगे आगे जानने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, वहाँ नजर नहीं आ आगे अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है या आगे से बढ़ने के लिए इसमें जिग-जैग रेल्स जो मैंने ये बताया था ये लगानी होगी। ऐसा अरेंजमेंट आपको करने होंगे। उसके बाद टब रिलेबल बताता है कि नोट इंटरवल 250 मीटर्स के इंटरवल पर टब रिलेबल हमको लगाना है, अरेंजमेंट करना है। ऑन एवरी हॉलेज रोडवे एग्जिटिंग 30 मीटर इन लेंथ, इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली फॉर एवरी स्टॉपिंग प्लेस रोडवेज। और 30 मीटर से अगर लेंथ हमारा ज़्यादा रहे तो सिग्नलिंग रखना है, ये मैकेनिकली होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकली अरेंजमेंट होनी चाहिए। और इसकी जो कोडिंग रखी गई है वो एक टेप में, यानी कि मैंने स्टार्टिंग बनाया था 1 टेप में अगर मोशन में है तो स्टॉप, और सेकंड बेल में या 2 घंटी में ये रखा गया है अगर मोशन में है। अगर स्टॉप है तो इसको धीरे धीरे छोड़िए, लोअर कीजिए। थर्ड 3 घंटी में इसको स्टार्ट कीजिए, स्टॉप में है तो स्टार्ट कीजिए। 4 घंटी में हाविस कीजिए, यानी कि ऊपर खींचिए। हाविस हाविस छठ पूजा में हम लोग हाविस करते हैं, बट यहाँ हाविस जो टबेट लोडेड टब रहती है उसको बाहर निकलने का मतलब होता है हाविस, यानी कि राइज ऊपर खींचिए। तो ये सिग्नलिंग अरेंजमेंट है किसकी, हॉलेज सिस्टम की। फिर इसके बाद कहता है नो पर्सन अदर देन कम्पिटेटिव पर्सन शुड बी, और कम्पिटेटिव पर्सन के अलावा कोई भी सिग्नल की जो कोडिंग या अरेंजमेंट की गई है उसको टच नहीं करेगा और कोई सिग्नल्स भेजेगा नहीं विदाउट एनी, मतलब अननोन पर्सन जो ऑथराइज नहीं हो उसके लिए। उसके बाद वेयर एनी माइंस बिलो द सिस्टम ऑफ हॉलेज एंड रोडवेज। फिर 8 पॉइंट में वही कहता है कि 300 मीटर से अगर ज़्यादा लेंथ रहे, हमारा डीप रहे 300 मीटर लेंथ, तो आपको बाय टेलीफोनिक कम्युनिकेशन अरेंजमेंट होनी चाहिए सिग्नलिंग भेजने के लिए या बात एक दूसरे से बात करने के लिए। एक पॉइंट यहाँ छूट गया था, ये जो सिग्नलिंग अरेंजमेंट टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो होगी ये हमेशा 30 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगी। इसकी करंट एम्पियर क्या रहेगी, 30 वोल्ट। ओके, और इसमें भी जो सिग्नलिंग अरेंजमेंट अगर तार की बनी हुई है बेल की, तो इसमें भी 25, किसी डीजे देशों में 25 भी देख सकते हैं, रेगुलेशन 30 भी रखा गया है। 25 आपको शायद सिंकिंग शाफ्ट में है शायद, तो जो रेगुलेशन कहता है उसी को चलिए। ये 30 वोल्ट से ज़्यादा आपको नहीं करंट रखनी है, और अगर 3rd डिग्री गैसी माइनस से रहे तो इंस्टिंक्टली सेफ, यानी कि इसकी जो चिंगारी पैदा होगी वो इतनी डेंजर में नहीं होगी कि मौजूदा जो इन्फ्लेमेबल गैस है उस पर आग लग सके, ऐसी नहीं होनी चाहिए 3rd डिग्री में। चलिए, कॉन्टैक्ट मेकर्स सो कंस्ट्रक्टेड एक्सीडेंटल क्लोजिंग ऑफ द सर्किट। ओके, एवरी गैसी सिम्स और 2nd और 3rd डिग्री गेम्स इंस्टेंटली सेफ, जो मैंने अभी बात रखी गई है वही पॉइंट कहता है। उसके बाद 10th पॉइंट में आते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11 पॉइंट। 10 पॉइंट देखिए क्या कहता है, एट ए प्लेस वे टेलीफोनिक रिसीवर इंस्टॉल सिग्नलिंग सेफ्टी कंट्रीब्यूशंस रेगुलर ऑपरेटेड एवरी पर्सन टेलीफोनिक ऑपरेशन अटेंडिंग द सिग्नल सेफ्टी कंट्रीब्यूशंस एफोर्सिबल एडिक्वेट अगेंस्ट द टॉप्स मूविंग, और वही टेलीकम्युनिकेशन को आपको सही तरीके से यूज करना है, कोई भी यूज कर सकता है भाई। 11th में मैन होल के बारे में बताया गया है। एक्चुअली पढ़ाते
एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, और अगर आप खाली पेट में क्लास भी लेते हैं तो बहुत एनर्जी आपकी लगती है बोलने में। तो चलिए 11 पॉइंट कहता है वेयर एनी पर्सन इज अलाउड टू वर्क और पास वाइल इन दी हॉलेज इन द मोशन मेन होल रिफ्यूज द सोल प्रोवाइडेड नॉट मोर देन 10 मीटर। प्रत्येक 10 मीटर के बीच में हॉलेज सिस्टम, जो हॉलेज का रास्ता होता है उसमें मैन होल रखना है, और मैन होल की डायमेंशन वही दिस वन मैंने जो बताया था। अगर जो इंक्लाइन इसकी 1.6 मीटर से कम है तो आपको 20 मीटर पे ही मैन होल बनाने का प्रावधान है, यही चीज नीचे लिखा गया है। और 12 पॉइंट में उसकी जो डायमेंशन होती है वो बताया गया कि 1.8 मीटर इसकी हाइट रहनी चाहिए, 1.2 मीटर इसकी डीप रहनी चाहिए, और जी चौड़ाई होनी चाहिए वो 0.75 मीटर से लेके 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो मैंने डाटा बताया था मैन होल। ठीक, प्रोवाइडेड बाय वेयर रोडवेज लेस देन 1.8 मीटर। इसमें और एक पॉइंट लिखा गया कि अगर कोई भी रास्ता 1.8 मीटर से कम है तो जितनी हाइट रखी गई है गैलरी की वो पूरी हाइट तक स्ट्रक्चर यानी कि मैन होल का अरेंजमेंट करेगा, बनाएगा। समझ में नहीं आया? अरे भाई ये है, मान लीजिए यह पिलर की हाइट है 1.6 मीटर, ठीक, और मैन होल की क्या कहता है कि 1 मीटर हाइट होना चाहिए, बट ये पिलर की हाइट ही है भाई 1.6 मीटर, तो इसमें बंदा क्या करे? तो इसमें क्या करना है कि जितना हाइट है उतना आपको मैन होल का स्ट्रक्चर बना लेना है। हाइट अगर 1.6 है तो हाइट 1.6 ही रहेगी, पूरी हाइट रहेगी, ठीक। तो ये चीज ये कहता है, और जहाँ ऑब्वियसली 1.8 मीटर से ज़्यादा है पिलर की हाइट या फिर 1.8 मीटर है वहाँ इसको फॉलो कीजिए, ठीक। उसके बाद और कुछ इसमें बातें नहीं है। अगर कुछ आपको ऐसी बातें दिक्कत हो तो रीजनल इंस्पेक्टर आपके साथ है, बात कीजिए, उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, या फिर रीजनल इंस्पेक्टर को किसी भी तरह से डाउट लगे तो वो अपनी राय और मशवरा देंगे, उसको फॉलो अप करना है। 13 पॉइंट कहता है वेयर देर आर सीरियस प्रैक्टिकली डिफिकल्ट इन प्रोवाइडिंग मैन होल ऑफ द इंटरवल डायमेंशन स्पेसिफाइड 11-12 रीजनल इंस्पेक्टर में भी रिटर्न ऑर्डर, और किसी भी कंडीशन में डायमेंशन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है तो फिर आप रीजनल इंस्पेक्टर को आदेश देके या फिर उनसे अनुमति लेके आप डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। डायमेंशन फॉर व्हाट? ये डायमेंशन नहीं, ये डायमेंशन 20 मीटर में रखना है या 10 मीटर में रखना है या 15 मीटर में रखना है, ये चीज। 14 पॉइंट कहता है एवरी मैन होल शॉल बी कीप्ड एंड क्लीन ऑब्स्ट्रक्शन एंड वाइट वॉशेस बोथ इनसाइड दी फॉर द डिस्टेंस 0.3 मीटर। हाँ मैंने ये बताया था, उस टाइम श्योर नहीं था बट अब श्योर हो गया। ये जो व्हाइट वॉश होगी पूरी अंदर तक भी करनी है और बाहर भी करनी है, कितना रेडियस तक? 0.3 मीटर रेडियस तक आपको पचौड़ा करना है, ठीक। इसके बाद कहता है एज ए फार प्रैक्टिकेबल मैन होल शॉल बी प्रोवाइडेड वन साइड ऑफ द हॉलेसी सिस्टम। अगर ऐसा पॉसिबल है कि मैन होल जो बनाएंगे वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, मान लीजिए ये यहाँ मैन होल है तो दूसरी मैन होल इसके अपोजिट नहीं बना दीजिएगा। अगर प्रैक्टिकली ऐसा आपका होलेज सिस्टम हो कि अरेंजमेंट इसी लाइन में ही बनाना है, इसी वे में बनाना है, ये नहीं कि दूसरी वे में बना दीजिएगा, ठीक। अगर ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है तो आप दूसरी वे में भी बना सकते हैं या दूसरी साइड में भी बना सकते हैं, ओके। इसके बाद 16 पॉइंट कहता है एक्सेप्ट वेयर हॉलेज इज इफेक्टेड मींस ऑफ एंडलेस रोप चेन whether hole is motion every person hole is roadways shall be take a shelter in a manhole। और कहता है कोई दिक्कत हो हॉलेज सिस्टम में, इनलेस हॉलेज सिस्टम में, तो आप मैन होल का यूज कीजिए।
The manager shall be ordered in written respect Hollis roadways fixed numbers of loaded empty tubs coupled and मैनेजर ही सारे लोड कितनी रखनी है टब्स में, टब्स का अरेंजमेंट या कितना सेट ऑफ कपल्स होगा, 5 टब्स की सेट होगी या 10 टब्स की सेट होगी, ये सारे मैनेजर रखेंगे, मैनेजर ही निर्धारित करेंगे। एंड उसमें लोड कितनी डालना है ये भी मैनेजर ही निर्धारित करना है। ओवरलोड तो खैर होगा नहीं, ओवरलोड तो करना कहीं नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है कि आप ओवरलोड लेके टिपर से हो या फिर केज से हो या फिर टब से हो, ओवरलोड आपको कहीं नहीं करना है। इसके बाद कहता है एट ए प्लेस वेयर टब्स आर कपल्ड अनकपल्ड देयर शैल बी क्लियर स्पेस नॉट लेस देन 1 मीटर। जहां टब्स कपल और अनकपल यानी कि जहां खोल का टब्स होता है, मान लीजिए एक रास्ता ये इधर गया, यहीं से एक रास्ता इधर आया टब्स के लिए, ओके। सपोज दैट हमने टब्स को यहाँ से यहाँ ले गया और लोड करके यहाँ से यहाँ लग गया, लेकिन बीच का दो टब्स है वो हमारा अनलोडिंग है और यहाँ लोडिंग चल रही है, तो ऐसे में क्या करेंगे, ये टब्स को यहाँ लाएंगे, एट ए पॉइंट यहाँ रखेंगे और यहाँ से 2 टब्स अनकपल कर देंगे, फिर इसको लोड करवा के यहाँ से लोड कीजिए, फिर इसको लोड करवा के यहाँ पे कपलिंग कर दीजिए और फिर माल को ऊपर भेज दीजिए, यानी कि हार्वेस्ट कर दीजिए। तो ऐसे अरेंजमेंट जहाँ कपलिंग ऑफ टब्स लोडिंग या अनलोडिंग या जो भी हो यहाँ अटैच होता है, तो ऐसे अरेंजमेंट में 1 मीटर तक क्लियर स्पेस होना चाहिए, कोई बाधा नहीं, कोई यहाँ पे केज वूज या फिर कोई ऐसा पार्टिकल जो यहाँ डिस्टर्ब कर सकता है, तो वैसा बाधा कहीं नहीं रखनी है। एंड इसमें एक और मेजर बात बता देते हैं, यहाँ का जो इल्यूमिनेशन सिस्टम होगा, यहाँ का जो इल्यूमिनेशन सिस्टम होगा यानी कि लाइटिंग जो होगी वो 30H और 20V होनी चाहिए इल्यूमिनेशन पावर। और ये मैंने आपको डाटा रखा है बहुत मेहनत से निकाल के, CEA रेगुलेशन 2023 न्यू रेगुलेशन आ गई है, ठीक। उसके बाद इसी में कहता है जहाँ टब्स कपल और अनकपल होते हैं, बिटवीन द सेट ऑफ वन साइड ऑफ द रोडवे, बिटवीन द टब्स एंड वन साइड ऑफ द रोडवे, ठीक, where there are 2 or more tracks also been adjustment track, okay. When any roadways faces directly loses a person may be exposed to danger, runway tubs suffer a strong buffer or other effective contributions prevent such danger shall be provided maintain। स्ट्रॉन्ग बफर लगाने की बात की गई है, कहाँ पे, हॉलेज ट्रैक में। इससे क्या होता है, टब्स को भागने में या रनवे करने में, रनवे टब्स को प्रोटेक्शन करता है ये स्ट्रॉन्ग बफर। स्ट्रॉन्ग बफर की क्या यूजेस है मैं थोड़ी भूल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा स्ट्रॉन्ग बफर किस लिए होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है स्टॉप ब्लॉक और अदर इफेक्टिव कंट्रीब्यूशंस शैल बी प्रोवाइडेड नियर द एंट्रेंस ऑफ ट्रेमिंग roadway branching of other means of a road or roadway and every track where slopes toward a shaft। और एक स्टॉप ब्लॉक रखना है ऊपर से एज ए टॉप में। हम लोग तो स्टॉप ब्लॉक की बात किए हुए हैं, फिर से ये डाटा दिया कि स्टॉप ब्लॉक टॉप में ही रहेगा इन द केस अगर कहीं भी हमको टब्स को रोक के रखना है इंक्लाइन में, तो वहाँ भी आपके स्टॉप ब्लॉक लगाना होगा। ये ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स खत्म। अब हम लोग इसके बाद रेगुलेशन नंबर 93 ट्रैवलिंग रोडवे देखेंगे। हम लोग ट्रैवलिंग किसके लिए देख रहे थे, टब्स के लिए यानी कि हॉलेज सिस्टम के लिए। तो अब हम लोग रोडवेज की ओर देखेंगे। आज की रेगुलेशन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
45 मिनट की वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है।